तो स्टार्ट करते सौजन्या। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हम सवाल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लो एग्जाम्पल, इफ इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है I प्लस 2J प्लस 3K न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस है ना। पहली सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, दूसरी सरफेस है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, और तीसरी सरफेस होगी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम, आप समझिए इसे। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मैं बना लेता हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और ये जो सर्किल की इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। और कौन से प्लेन में होगा भाई सर्किल? एक्स और वाई प्लेन में होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे करके तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, कितना? 1 न्यूटन पर कूलम। वाई डायरेक्शन में भी है, कितना? 2 न्यूटन पर कूलम। और जेड डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में इधर की ओर, तो ऐसे करके कितना है ये? 3 न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में? तो बोर्ड पे देखो, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स में और वाई में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है। किस प्लेन में है? जैसे ये इस प्लेन में है एक्स डायरेक्शन में, और तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स जीरो हो जाएगी। साथ में जो ये वाई डायरेक्शन है, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बचेगी? केवल के डायरेक्शन की, जेड डायरेक्शन की। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? E डॉट ए कॉस जीरो, तो E इंटू ए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 है, और एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और रेडियस होगी इसकी 3 इंटू पाई ए स्क्वायर। क्लियर है के बात? तो ये तो इसका एक तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका आप देखो मेरे ख्याल से, अगर जो आप इसे वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हो। बोर्ड पे देखो सौजन्या, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये जो सर्किल है, इसका जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर जो होगा, वो एरिया ऑफ मॉड ए इंटू यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो जो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड है वो पाई ए स्क्वायर इंटू के होगा। क्लियर है क्या बात? तो जो फ्लक्स होता है उसे हम E डॉट ए भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? I प्लस 2J प्लस 3K डॉट पाई ए स्क्वायर के। तो I और J की K के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, और K और K की डॉट प्रोडक्ट ही रहेगी, और ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख के E डॉट ए की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर का आया है। सेकंड और थर्ड और करो आप। हाँ भाई, तो दूसरा, सेकंड और थर्ड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा आप तो, क्योंकि देखो सेकंड पार्ट में इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इफेक्टिव होगा बताओ? ये वाई और जेड में है, तो वाई और जेड में तो ऐसे बनेगा। बात समझ में आई नहीं? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई? ई एक्स वाली। बाकी जो वाई में है और जो जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसके प्लेन में होगी, तो ई वाई और ई जेड तो इसके प्लेन में होगी। परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ई एक्स।
समझे ना, और EX कितनी है 1, तो जो फ्लक्स होगी वो कितनी हो जाएगी E इंटू ए, या EX इंटू ए लिख देते हैं, तो EX तो है 1 न्यूटन पर कूलम, एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो सेकंड केस में इसे φ1 लिख लेता हूं, φ2 हो जाएगी पाई ए स्क्वायर, और एरिया से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो थर्ड का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यानी कि बोर्ड पे देखो इधर, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो जो हमारा सर्किल होगा वो कौन से प्लेन में होगा, वो एक्सजेड प्लेन में होगा, इस वाले प्लेन में होगा, ये है ना। तो इसमें जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई वाई होगी। क्लियर है के बात, और ई वाई की वैल्यू कितनी है 2 न्यूटन पर कूलम, तो जो फ्लक्स लिखेंगे वो ई इंटू ए, यानी ई वाई इंटू ए 2 इंटू पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो इसकी भी कितनी है ए, तो ये हो जाएगी 5। तो 5 3 पाई ए स्क्वायर एंड 2 पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 I कैप, E2 J कैप, E3 K कैप, है ना, फाइंड द फ्लक्स लिंक विद फॉलोइंग क्यूब। एक क्यूब है और उसकी साइड A है, और ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ये क्यूब है हमारा। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके, एंड दिस इज लाइक दिस, ऐसे, ये क्यूब है। तो और क्यूब की साइड कितनी है, मान लेते ए है, इसकी साइड है, और हाइट भी इसकी मतलब साइड है। तो इस क्यूब से लिंक फ्लक्स आपको निकालना, अगर जो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप आप वाई एक्सिस में देखो, चलो मान लीजिए इसे आप एक्स एक्सिस लिख लो, इसे वाई लिख लो, इसे जेड लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को आसानी हो जाएगी समझाने में। अगर जो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यदि आप इस सरफेस को कंसीडर करते हो और एक इस वाली सरफेस को कंसीडर करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे जाएगी, इसमें से ऐसे जाएगी और इसमें से बाहर निकलेगी, है ना। ये E1 है, E1। तो बोर्ड पे देखो, इस वाली सरफेस, ये जो क्यूब है, इस सरफेस का एरिया तो इधर की ओर है, समझ में आई बात, और ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया है इधर की ओर, ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है नहीं, तो इस वाली फ्लक्स, इस वाली सरफेस से लिंक फ्लक्स जो होगी वो E1 A cos 0 होगी, जबकि इस वाली फ्लक्स, इस वाली फेस से लिंक फ्लक्स जो होगी वो E1 A cos 180 होगी, यानी कि -E1 A। ये तो फ्लक्स हो गई इससे लिंक, और इससे फ्लक्स हो जाएगी कितनी E1 इंटू ए। तो समझ में आई बात, और ये तो E2J और E3K, ये तो इस सरफेस के प्लेन में होगी, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी 0। बात समझ में आ रही है नहीं, ऐसे मान लेना। तो नेट फ्लक्स कितनी हो गई, फ्लक्स हो गई 0 प्लस माइनस, है ना, ऐसे लिख देते हैं E1 A माइनस E1 A, तो ये हो गई 0। क्लियर है क्या बात, कहने का मतलब ये है कि नेट फ्लक्स इस क्यूब में एक्स डायरेक्शन में यदि हम बात करें, तो जितनी फ्लक्स एंटर करेगी उतनी फ्लक्स इसमें से बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आई। तो इसी तरीके से आप वाई डायरेक्शन में जितनी फ्लक्स बाहर निकलेगी उतनी फ्लक्स इस वाली सरफेस से एंटर भी करेगी, तो नेट फ्लक्स फिर से क्या हो जाएगी 0। तो टोटल फ्लक्स जो लिंक होगी, टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है बात, बोर्ड पे देखो। इसका मतलब यह है, जैसे मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्यूब है, क्यूब की जगह मान लेते हैं कोई बॉल है, फुटबॉल, यानी कि
होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। क्लियर है क्या बात? तो जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं इसमें से एंटर करेगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से बाहर निकलेगी। क्लियर है क्या बात? तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड कितनी हो गई इससे? 0। ये केवल और केवल इस स्फेरिकल बॉल या इस क्यूब के लिए वैलिड नहीं है। किसी भी टाइप का एक सॉलिड बॉडी यदि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो उससे लिंक फ्लक्स 0 ही होगी। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। क्लियर है क्या बात? और ये सॉलिड सिलेंडर है। क्लियर है? और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इसे रखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसमें जाएगी और ये बाहर निकलेगी। यदि इसकी रेडियस r मान लूं तो जो फ्लक्स आउटवर्ड होगी इस वाली सरफेस से वो E इंटू पाई आर स्क्वायर होगी, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और इसमें एरिया वेक्टर 180 डिग्री पे होगा तो इसमें माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो नेट फ्लक्स कितनी हुई भाई बताओ? नेट फ्लक्स हो जाएगी कितनी? 0 प्लस और माइनस, जितनी एंटर करेगी उतनी ही बाहर निकलेगी। सिलेंडर के लिए नहीं है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप यहां देखो, कोई भी एक इर्रेगुलर शेप की बॉडी पड़ी हुई है ना? बात समझ में आई? तो अब जैसे मान लिया ये प्लस क्यू है, यहां पे पॉइंट चार्ज है, तो ये इर्रेगुलर शेप की बॉडी है। तो बोर्ड पे देखो, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी और इसमें से इस प्रकार से बाहर निकलेगी, यूं करके, ऐसे करके। तो जितनी इसमें फ्लक्स बेटा एंटर होगी, समझ में आई ना बात, उतनी ही इसमें आउटवर्ड भी फ्लक्स होगी। तो नेट फ्लक्स इससे लिंक नेट फ्लक्स जो होगी वो भी 0 होगी। क्लियर है बात? ये तो खैर वेरिएबल है ना? ये तो वेरिएबल भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टाइप से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, जितनी एंटर कर रही है उतनी ही बाहर भी निकल रही है। क्लियर है बात? ठीक है। तो जैसे अपन एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन क्वेश्चन, 100 प्लस 50x आई कैप, ये केवल और केवल x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक है। फाइंड द फ्लक्स लिंक विथ क्यूब, फॉलोइंग क्यूब। कैसे? एक क्यूब है, मान ले एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। दिस इज द क्यूब, ऐसे करके क्यूब है। ठीक है भाई? ये ठीक है। तो कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो केवल एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, आप भी थोड़ा अलग से बना लेना। कैसे कि यहां जो फ्लक्स होगी वो एक तो इस सरफेस से निकलेगी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट सवाल दे दिया। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये 2,0,0 है, और ये तो क्या है? ओरिजिन है ही सही, ये वाला पॉइंट है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले पॉइंट से निकलेगी हमारी φ1। बात समझ में आई? जबकि ये जो सरफेस है, ये वाली इधर वाली सरफेस, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर करेगी। बात समझ में आ गई नहीं? तो ये तो फ्लक्स पॉजिटिव होगी और ये वाली फ्लक्स जो होगी ये नेगेटिव होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है, तो यहां पे देखो इस पॉइंट पर, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो x की वैल्यू क्या रख दूंगा? 2। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 50 इंटू 2 यानी 20 न्यूटन पर कूलम लिख देते हैं, है ना? न्यूटन पर कूलम यूनिट लिख देते हैं इसकी। और एरिया अब क्योंकि एक क्यूब है और ये 2 दे रखा है, तो इसकी साइड जो होगी वो कितनी होगी? प्रत्येक साइड इसकी, एवरी साइड ऑफ दिस क्यूब विल बी
2 मीटर। तो एरिया, इसका एरिया कितना आएगा भाई, 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स है जो इससे बाहर निकल रही है, जिसे मैंने y1 बोला है, वो E इंटू ए हो जाएगी। तो E कितना है 200 और A कितना है भाई 4, 800 है ना वोल्ट मीटर फ्लक्स आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? जबकि ये जो फ्लक्स होगी, एरिया इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगी, E इंटू ए होगी। लेकिन पोर्ट पे देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, यहां x की वैल्यू कितनी आएगी इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए x की वैल्यू 0 आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहां पे 0 रख देंगे, 100 वोल्ट पर मीटर होगी। क्लियर है क्या बात? तो जो हमारा फ्लक्स होगी 100 इंटू एरिया, तो सरफेस का कितना रहेगा 4 मीटर स्क्वायर रहेगा, माइनस वोल्ट मीटर। क्लियर है क्या बात? तो ये जाएगा 5 तो नेट फ्लक्स कितनी हो जाएगी बेटा, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड इज इक्वल टू 800 माइनस 400 इज द फ्लक्स, इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करेंगे। तो बता देता हूं आपको, मान लिया कि हमारे पास एक ये हेमीस्फेरिकल सरफेस है, हेमीस्फेरिकल सरफेस, मान लिया ये सॉलिड है भाई। जैसे सॉलिड स्फीयर था, इसे काटा हमने तो काटा तो आधा ही बच गया, तो ये सॉलिड है, सॉलिड। बात समझ में आई नहीं? सॉलिड हेमिस्फीयर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताना, मेरे को बताना सौजन्या, इसमें से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? इसमें लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी 0। बात समझ में आ रही है नहीं? लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगी, जितनी एंटर करेगी उतनी बाहर आएगी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, होलो ये तो सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर। अब मैं कह रहा हूं आपके पास होलो हेमिस्फीयर है, नहीं आई बात समझ में? और होलो हेमिस्फीयर कैसे है, मान लिया ऐसे है, इधर की तरफ से रखा हुआ है ना? तो ये तो हो गया सेंटर, ये है ऐसे, होलो है, बीच में से छेद है, और यहां पे है रेडियस कितनी है इसकी, r मान लेता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें E है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बतानी है फाइंड फ्लक्स लिंक विद होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर। बात समझ में आई? तो मेरी बात ध्यान से देखो, यहां पे तो सॉलिड सरफेस थी जैसे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है। तो बोर्ड पे देखो, जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका एरिया कितना होगा, इसका जो इधर वाली सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर तो होता है पूरी का, और 2 कर दें तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E है, तो आंसर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ध्यान से, अगर जो आप इसे इस तरीके से रख दो, मान लिया इस तरीके से रखें, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके घुस रही है। समझ में आई बात? तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी वो यहीं से तो निकलेगी, ऐसे करके। तो जितनी इसमें एंटर करेगी उतनी ही इसमें बाहर भी निकल रही है। तो यदि आपको ये फ्लक्स काउंट करनी है तो ज्यादा बेटर है कि आप इसकी प्रोजेक्शन लो। तो जब आप इसकी प्रोजेक्शन लोगे ना, प्रोजेक्शन जैसे ये है, तो यहां से आप लाइट डालोगे तो प्रोजेक्शन क्या बनेगा? प्रोजेक्शन बनेगा यहां पर एक सर्किल, और सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो जैसे आप इधर से प्रोजेक्शन डालोगे तो यहां पे बनेगा सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो इससे लिंक जो फ्लक्स होगी ना बेटा, ये जो इसके अंदर एंटर कर रही है उतनी ही बाहर निकलेगी प्रोजेक्शन के हिसाब से, और आंसर आ जाएगा इसका E इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स,
बात समझ में आ गई? केवल इस हेमिस्फेरिकल शेल के लिए नहीं, बोर्ड पे देखो, मान लिया ये तो इसका सरफेस सर्कुलर सरफेस है और यहां पर टेढ़ी मेढ़ी कोई इस टाइप की इसकी सरफेस है और यहां से खोखला है, होलो है ना भाई? क्या है ये? होलो है ना? यहां पे मटेरियल है, जैसे यहां पे तो पूरा एक गोला था फुटबॉल, और फुटबॉल को टेढ़ा कर दें, काट के फुटबॉल को थोड़ा टेढ़ा कर दें, तब आपको ये बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ई है, तो फ्लक्स इसमें इस सरफेस में कितनी फ्लक्स एंटर कर रही होगी। तो फ्लक्स पता है कैसे निकालेंगे? हम इसका प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि जितनी फ्लक्स इसमें इस वाले सरफेस में, टेढ़े मेढ़े सरफेस में एंटर करेगी, उतनी ही फ्लक्स इससे बाहर भी तो निकलेगी। तो हम इसका एरिया तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, लेकिन प्रोजेक्शन के हिसाब से इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो फ्लक्स इसके लिए भी ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से देखो। जैसे मान लिया हमारे पास ये कोन है, होलो कोन। कैसा कोन? होलो कोन, मतलब ये जैसे सॉफ्टी होती है ना? और इसकी हाइट मान लिया h है और रेडियस कितनी है? r है इसकी। क्लियर है बात? तो बोर्ड पे देखो, अब अगर जो मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर कराता हूं और आपसे पूछता हूं कि इसमें फ्लक्स कितनी होगी, इससे लिंक फ्लक्स, तो आप क्या करोगे? स्क्रीन पर इसकी प्रोजेक्शन लोगे, तो प्रोजेक्शन आएगा एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे कर लेना आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी E इंटू पाई आर स्क्वायर होगी। बात समझ में आई? क्या है ये? होलो कोन। होलो कोन। अगर जो मान लिया ये कौन सॉलिड होता, सॉलिड, सॉलिड मतलब यहां भी मटेरियल होता, तो जितनी इस सरफेस से फ्लक्स एंटर होती उतनी उससे निकल जाती, तो जीरो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होती। लेकिन अगर जो ये होलो है, तो इसका आंसर E इंटू पाई आर स्क्वायर ही आएगा। जैसे मान लिया मेरे पास एक सिलेंडर है, ये रहा, है ना भाई? ये सिलेंडर है, सिलेंडर को मैंने आधा काट दिया बीच में से, तो काट के तो ऐसे बनेगा, है ना? आधा इधर रख दिया, आधा इधर रख दिया। हाइट कितनी है इसकी? h, रेडियस कितनी है इसकी? r। तो जब मैं आधा सिलेंडर काट दूंगा, बोर्ड पे देखो, तो आधा सिलेंडर मेरे पास इस तरीके से बचेगा। कुछ थोड़ा सा चित्र ऐसे तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसे करके। बात समझ में आई? अब मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूं, ठीक है? बात समझ में आ रही है नहीं? तो हमें फ्लक्स निकालनी है इससे, फ्लक्स लिंक। फाइंड फ्लक्स लिंक, है ना? कितनी फ्लक्स निकलेगी? तो बोर्ड पे देखो, आपको फ्लक्स निकालनी है, तो इस कर्ड सरफेस के एरिया को आपको छोड़ दो, आप यहां पे स्क्रीन रखोगे, तो जब आप प्रोजेक्शन बनाओगे तो आपको यहां पर एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, इसकी प्रोजेक्शन। ये जब आप इधर से लाइट मारोगे ना, तो आपको यहां पर ये दिखाई देगा, और इसकी विड्थ कितनी होगी? ये विड्थ होगी इसकी 2r, और हाइट कितनी होगी इसकी? h, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। तो फ्लक्स लिंक विद दिस हाफ सिलेंडर, हाफ होलो सिलेंडर, कितनी होगी? फ्लक्स होगी E इंटू ए। तो E तो E है ही सही, और एरिया हो जाएगा H इंटू 2r। दिस द फ्लक्स लिंक विद दिस। चलो, तो ये बात है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, है ना? शायद हो सकता है ये पिछले आपने क्वेश्चन कर रखे हो, लेकिन मैं तो कराए जा रहा हूं, है ना? बेसिक जो अपने को पढ़ाना होता है सभी पढ़ा रहे हैं अपन। ये बोर्ड पे देखो, मान लिया चार्ज Q है और यहां से R डिस्टेंस पर एक कैपिटल R की डिस्क रखी हुई है, कैपिटल R रेडियस की डिस्क रखी हुई है। सही है बात? फाइंड फ्लक्स linked with disk as shown in figure, as shown in figure। क्लियर है क्या बात भाई? ये है सब।
सुनो मेरी बात, कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखो, मान लिया हमारे पास ये डिस्क है ऐसे, है ना? तो आप क्या करो, x डिस्टेंस पे dx विथ की एक रिंग मान लो, ये चार्ज क्यों रखा हुआ है? तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ये मान लिया थीटा है एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो आप इस डिस्क को देखो, रिंग को देखो ऐसे, सही है ना? ये रिंग, तो अगर जो ये मान लिया कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो आंसर E इंटू पाई आर स्क्वायर आ ही जाता, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आउटवर्ड, मतलब रेडियली आउटवर्ड है। तो बोर्ड पे देखो, ये जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये E cos थीटा होगा, और इसका एरिया आप बता ही सकते हो, ये x है और ये कितना है? dx। तो जो इस स्ट्रिप का एरिया होगा वो 2 पाई x इंटू dx होगा, 2 पाई x इंटू dx। ये बात समझ में आती है नहीं सौजन्या? है ना? काट करके फैला देंगे तो स्ट्रिप बन जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी है भाई? सब जगह यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E cos थीटा। तो इस एलिमेंटल रिंग से लिंक्ड एलिमेंटल फ्लक्स कितनी होगी? E cos थीटा इंटू DA, है ना? बात समझ में आई? या आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो, E डॉट DA, ऐसे भी लिख सकते हो, E डॉट DA, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना? cos थीटा, तो E DA cos थीटा। या ऐसे भी लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने? E cos थीटा, और एरिया वेक्टर कितना है? DA, तो ये d फाई हो गई। तो जब अपने पास d फाई आ गई तो d फाई भी आ जाएगी। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, इंटीग्रेशन ऑफ E cos थीटा इंटू DA, और DA हो जाएगा 2 पाई x dx। क्लियर है? के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ भाई अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई, ये है r, ये डिस्टेंस होगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे रख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा यहां से निकालेंगे r अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स इंटू dx। क्लियर है क्या बात? कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले लेंगे, कितनी? के क्यू आर 2 पाई, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझे? अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो अभी आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, मेरे को लिमिट बता दो बस, कि ये जो रिंग है ये यहां से स्टार्ट होंगी, देखो यहां से, बिल्कुल यहां से x बराबर 0 से स्टार्ट होंगी, फिर रिंग ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, तो कहां तक जाएगी? x इक्वल टू r तक। तो यहां पे क्या आएगा? 0 टू r। मैं इसे अलग से कैलकुलेट कर लूं, इंटीग्रेशन को इधर कैलकुलेट कर लेता हूं। अब मैं इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना भी अपने आप में एक टफ काम है। 0 टू r x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना सीख जाएंगे बहुत अच्छे से, तो आपको पता लग जाएगा कैसे, सब्स्टिट्यूशन से। तो मैं इसे टी स्क्वायर मान लेता हूं, और 2t dt 0 प्लस 2x dx, तो t dt इज इक्वल टू x dx। बात समझ में आ गई? तो मैं इधर ही लिख देता हूं, जगह कम है क्योंकि। अच्छा, लिमिट भी अपने को चेंज करनी पड़ेगी, तो x जब 0 होगा, x जब 0 होगा तो t की वैल्यू आ जाएगी r, सही है ना बात? और x जब कैपिटल R होगा तो t की वैल्यू आ जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ऊपर देखो,
एक्स डी एक्स, एक्स और डी एक्स मिलके बन जाएगा टी डी टी, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या माना मैंने, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी आएगी, टी की पावर 3। क्लियर है क्या बात? तो ये बन जाएगा आपका 1/t स्क्वायर डी टी। मेरे को ये साफ करना पड़ेगा, सही है? तो जो इंटीग्रेशन आएगा 0 to r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये t की पावर -2 dt, कितना इंटीग्रेशन आएगा इसका, -1/t फ्रॉम 0 to r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। बदल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये रखेंगे, है ना, माइनस माइनस प्लस, और फिर 0 रखेंगे, किसकी जगह, r की जगह। ये r कहां से आ गया और x कहां पे था, तो सब गड़बड़ी कर दी मैंने। हैं, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है अभी। टी स्क्वायर, ये तो सही है ना, आर, अब 0 किस में इंटीग्रेट, अच्छा टी, अरे यार मैं पता नहीं कहां सोच रहा हूं। अरे टी की जगह तो रखना है, तो 0 रख दो बस। नहीं, समझ में नहीं आई। यहां पे आर आएगा ना, अरे यहां पे आर आएगा, यहां पे कितना आएगा, आर, तो इंटीग्रेशन यहां है, ये सही तो है सब, इज इक्वल टू 1/r रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब आप इसके नीचे यहां लिखेंगे, तो मैं तो यहां पे लिख देता हूं, टोटल फ्लक्स के क्यू आर इंटू 2 और ये मैंने इंटीग्रेशन आई मान लिया था, इसकी वैल्यू 1/r माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। आर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ध्यान से देखो, के की जगह 4πε0 q इंटू 2 आर की अंदर मल्टीप्लाई करके आर ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दूंगा, तो q/2ε0 इज इक्वल टू 1 माइनस आर ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये जो क्वांटिटी है, अरे ये तो आर है, ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, चलो मान लिया इसे अल्फा मान लेते हैं, तो जो कॉस अल्फा होगा आर ओवर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, तो q/2ε0 1 माइनस कॉस अल्फा। जब मैं आपको गॉसेस लॉ बताऊंगा, तो बहुत ही आसानी, अभी तो मैंने इंटीग्रेशन से कर दिया, मैथमेटिक्स से, गॉसेस लॉ से और कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल से अपन इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है।